आप अगर अवाम हैं तो आप आम नहीं हैं, आप बहुत खास हैं। बाज़ औक़ात 2 पॉइंट्स की डोनाल्ड ट्रंप को बरतरी हासिल है। मुकाबला बराबरी की सतह पर आ गया, लेकिन ये सेटबैक है ट्रंप के लिए। अमेरिकन पॉलिसी की कंटिन्यूटी बहुत है। कराची वाले जो हैं वो इस वक्त मुंतज़िर हैं कि कोयटा वहां से ठंडी हवाएं भेजे तो यहां भी ठंड हो जाए। अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद, जी आयानू पखैर रागले भली करे आया वशत के दुनिया बोले के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम। अ गुड स्टार्ट टू अ गुड वीक। आज है पीर का दिन, तो तमाम तरफराज जिन्होंने अभी ट्यून इन किया है उनको एक बार फिर हम कहते हैं दुनिया बोले में खुश आमदीद। और आज की अच्छी बात, आज की अहम बात, और वो ये कि आप अगर अवाम हैं तो आप आम नहीं हैं, आप बहुत ख़ास हैं। बस आपको अपनी वर्थ पहचानने की ज़रूरत है। अब ये मैं बात क्यों कर रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि देखिए भाई, स्पेन में आया इन दिनों शदीद सैलाब, और सैलाब की तबाहकारियाँ बहुत ज़्यादा हैं। 200 से ज़ायद लोग मर गए हैं। अब ऐसे में स्पेन के बादशाह हैं, बादशाह फिलिपे, वो पहुंचे और उनकी जो मलका हैं वो वहां पे पहुंची दौरा करने के लिए। और जब वो वहां पे पहुंचे तो उसके बाद लोगों ने ये नहीं देखा कि हटो बचो का शोर है, प्रोटोकॉल की गाड़ियां हैं और हम क्या ही कर सकते हैं। लोगों ने अपने गमो गुस्से का इजहार किया। और मेरे ख्याल से आज की दुनिया में सबसे बड़ी खबर ये होगी कि एक बादशाह सलामत, और उन पे कीचड़ उछाल दिया गया, उन पे पत्थर फेंके गए, स्टोन वेल्स पेल्टेड, उन पे कीचड़ उछाला गया। तो ये बादशाह सलामत जब पहुंचे वहां पे, और पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि क्या बुरी सिचुएशन है, और लोगों का गम और गुस्सा फिर कीचड़ की सूरत में उन तक पहुंचा। तो ख़वातीन और हज़रात, फैसला आपने करना है कि आपने कब तक महकूम रहना है या कब आपने जालिम हुक्मरान के सामने खड़े हो जाना है, डट जाना है। इसी से मुझे वो शेर याद आया कि कब ताख उछाले जाएंगे और कब ताज गिराए जाएंगे। आज की कि आप आवाम हैं, आप आम नहीं हैं, आप हैं बहुत ख़ास। अपने फैसले लीजिए अपने हाथ में। और इसी के साथ चलते हैं बड़ी खबर की जानिब। व्हाइट हाउस का नया मकीन कौन, फैसले की घड़ी आन पहुंची। फाइनल पोलिंग डे में एक दिन बाकी। डोनाल्ड ट्रंप कमला हैरिस में कांटे की टक्कर, जीतेगा कौन? पूरी दुनिया की नजर अमेरिकी सदारती इलेक्शन पर टिकी है। पाकिस्तान के लिए कौन सा लीडर होगा बेहतर, जानने की कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम में। लाहौर में स्मॉग का मसला संगीन, स्कूल्स को एक हफ्ते की छुट्टी दे दी गई। हुकूमत पंजाब गैर मामूली हालात में हर मुमकिन इक़दाम उठा रही है, लेकिन स्मॉग के खात्मे के लिए देरपा पॉलिसी क्यों नहीं दे पा रही। पाकिस्तानी फाइटर्स की दुनिया भर में धूम। आगा कलीम और राबिया ने MMA के आलमी मुकाबलों में ब्रॉन्ज मेडल नाम करके कौम का सर फखर से किया बुलंद। किर्गिस्तान में सब जिलाली परचम बुलंद करने वाले हीरो पाकिस्तानी से कराएंगे आज मुलाकात। और दुफाई नुमाइश एक्सपो की तैयारियां उरूज पर। रवाना होने वाली नुमाइश का सबको बेसब्री से इंतजार। इस बार की नुमाइश मादी से कितनी मुख्तलिफ होने वाली है, खुसूसी सेगमेंट होगा प्रोग्राम का हिस्सा। ऑल राइट, तो इससे पहले कि हम दुनिया में होने वाली सबसे बड़े इलेक्शंस की जानिब रुख करें, इस वक्त पाकिस्तान बमुकाबला ऑस्ट्रेलिया पहला वनडे का आगाज हो चुका है। एज एक्सपेक्टेड पाकिस्तान की 2 विकेटें गिर चुकी हैं, और पाकिस्तान के अभी तक 2 विकेटें गिर चुकी हैं, और मिचेल स्टार्क ने दोनों विकेटें हासिल की हैं। डेब्यू कर रहे थे साइम अयूब भी आउट हो चुके हैं, और इसके बाद आप देख सकते हैं किस तरीके से वो आउट हुए हैं। मिचेल स्टार्क एट इट्स बेस्ट, और इसके साथ साथ फिर अब्दुल्ला शफीक जो कि बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, एक मौके पे 20 गेंदें खेलनी थी, 3 रन उन्होंने बनाए थे। ही ट्राइड टू ब्रेक सम शैकल्स, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि अगेन ही फेल प्रे टू मिचेल स्टार्क। और मिचेल स्टार्क की एक मतलब कि ऐसी गेंद, ये तो साइम अयूब की गेंद तो फिर आउट होने वाली थी, लेकिन अब्दुल्ला शफीक का डिसमिसल जो था वो इतना वाहियात किस्म का था कि वो कोई बैट्समैन सोच भी नहीं सकता कि वो एक उठती हुई बॉल को जो बाहर जा रही है उसको लीव करते हुए अपना बल्ला नीचे नहीं करेंगे और वो एज दे बैठेंगे कीपर को। तो ये अब क्रीज पे बाबर आजम मौजूद हैं। अब देखते हैं कि नए कप्तान मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में किस तरीके से पाकिस्तान की बाकी टीम जो है वो परफॉर्म करती है। आने वाले वक्त में हम इस पे मजीद भी बात करते रहेंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू यूएस इलेक्शंस। पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर लीडर कौन होने जा रहा है, उसमें खित्ते में क्या सूरत हाल रहेगी। इसके साथ साथ अमेरिका में इस वक्त जो एग्जिट पोल्स हुए हैं
और एग्जिट पोल्स के बाद स्विंग स्टेट्स इस वक्त क्या कह रही हैं। जो बयानिया है, खासतौर पर सबसे अहम बयानिया अमेरिका में हमेशा से हेल्थ केयर और दीगर चीज़ों का रहता है। इमिग्रेशन इज़ वन ऑफ दी थिंग्स, लेकिन इस बार जो सबसे बड़ा पॉइंट होने वाला है वो है मशरिक़ वुस्ता एंड गाज़ा इशू, और उस पर कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप क्या राय रखते हैं। माजी में अगर हम स्विंग स्टेट्स की बात करें, रियासत आयोवा, वहाँ पे क्या सिचुएशन रहेगी, तो इशूज़ है बहुत सारे और हमारे नुमाइंदगान भी हमारे साथ मौजूद हैं। लाइव फ्रॉम यूएसए हमारे साथ मौजूद है ह्यूस्टन से कामरान जनाली और वॉशिंगटन डीसी से कौसर जावेद। तो सबसे पहले डीसी से आगाज़ करते हैं। कौसर, वॉशिंगटन में इस वक्त क्या फ़िज़ा है? ऑब्वियसली पाकिस्तान से मुख्तलिफ बहुत इलेक्शंस होते हैं, ढोल ताशे नहीं होते, वहाँ पे नारेबाजी नहीं होती है, बट व्हाट इज़ द पब्लिक सेंटिमेंट राइट नाउ? बहुत शुक्रिया। ये आज जो बिल्कुल करीब है अमेरिकन जो इंतखाबात है 5 नवंबर, जैसे आपने फरमाया कि 48 आवर्स से भी कम टाइम रह गया, लेकिन गर्मजोशी और जो कैंपेन है वो उसी तरह जारी है। और बाज़ औक़ात जो रैलीज में नारेबाजी भी होती है। वाशिंगटन एरिया में जो अर्ली वोट का जो बहुत ज़्यादा असर हुआ है, 7.5 करोड़ यानी 75 मिलियन जो वोटर्स हैं ऑलरेडी अर्ली वोटिंग पे वो हिस्सा ले चुके हैं, अपना वोट डाल चुके हैं। तो जो टोटल इसका 2020 इलेक्शन का 50% बनता है ये 7.5 करोड़। अब जो नए वोटर इसमें शामिल हुए हैं, तकरीबन 4 साल में 2 करोड़ वोटर नए शामिल हुए जो रजिस्टर्ड हुए हैं। 18 करोड़ के करीब टोटल वोटर्स हैं। और जो 7.5 करोड़ वोटों का जो ये भी एक गर्मजोशी का हिस्सा है। जो कल से ये जो अर्ली वोटिंग थी, जो वोटिंग थी वो ख़त्म हो चुकी है। तो काफ़ी लोगों ने, अच्छी खासी तादाद में, लाखों करोड़ों लोगों ने अपना जो वोट का हक है वो अदा कर दिया है। तो गर्मजोशी तो कायम है, कैंपेन भी कायम है, अपने अपने कैंडिडेट्स को जो है वो सारे सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन सर्वेज पे जो बाज़-औक़ात 2 पॉइंट्स की डोनाल्ड ट्रंप को बरतरी हासिल है, बाज़-औक़ात 2 पॉइंट की या 1 पॉइंट की या 3 पॉइंट की कमला हैरिस को बरतरी हासिल है। जैसे आपने जो कामरान भाई की जो रिपोर्ट है उसमें बताया कि जो ख़वातीन है वो इस इलेक्शन में बहुत ज़्यादा अहम किरदार जो अदा कर रही हैं। 50% से ज़्यादा जो आबादी है ख़वातीन की, उसमें से मेजॉरिटी जो है उन्होंने कमला हैरिस का जो है वो उसको वोट करने का उन्होंने इरादा किया है, ऐलान किया है। और जो आप स्विंग स्टेट्स की बात कर रहे थे, बिल्कुल सही कर रहे थे। आयोवा में भी अपसेट हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। जो 7 दीगर स्टेट्स हैं वो बैटल ग्राउंड है, इसीलिए कि वो उनके है नहीं उनका अंदाजा कि वो किस तरफ जाएंगे, वो इसलिए उनको स्विंग स्टेट जो कहा जाता है। इलेक्टोरल वोट हो या पॉपुलर वोट हो, दोनों में ये जो स्विंग स्टेट्स हैं ये मरकजी किरदार अदा करेगी किसी भी जो उम्मीदवार है उसके जीतने में। सही। तो इलेक्टोरल वोट भी जो है वो भी बहुत एक अहम रोल प्ले करेगा। जो आबादी के तनासब से 50 रियासतों के 538 वोट है, इसमें जो 435 जो अरकान कांग्रेस हैं वो शामिल हैं, और जो 100 सेनेटर है और 3 वोट जो है इलेक्टोरल वोट वो वाशिंगटन डीसी के हैं। ये 538 वोट बनते हैं और 538 वोटों में से 270 जो ले जाएगा वो जो सदर मुंतखब हो जाएगा। ये मैं आपको पॉपुलर वोट और जो इलेक्टोरल वोट है उसमें फ़र्क ये बताऊं कि इससे पॉपुलर वोट से सदर और नायब सदर का लिंक नहीं है। जीतते हैं हारते हैं उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इलेक्टोरल वोट जिसको भी मिलेंगे वो मुंतखब होगा जो बरतरी हासिल करेगा उसमें। जैसे 2016 के इंतखाबात थे हिलरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप के, तो हिलरी क्लिंटन ने डोनाल्ड ट्रंप से पॉपुलर वोट जो आम शहरी का वोट है उससे लाखों वोट ज्यादा लिए। इसके बावजूद वो जीत ना सकी क्योंकि इलेक्टोरल वोट थे 270 से ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप के हिस्से में आए और वो सदर मुंतखब हो गए। ये इलेक्टोरल सिस्टम है, ये 1787 से कायम है अमेरिकी आइन के मुताबिक। इसमें इलेक्टोरल वोट है। अच्छा कौसर, आपसे हम मजीद भी डिटेल्स लेते हैं। अब जरा ह्यूस्टन चलते हैं। कामरान जनाली हमारे साथ मौजूद है। कामरान, एक बड़ी मशहूर अमेरिकी फिल्म है और उसका बड़ा मशहूर डायलॉग है, ह्यूस्टन देयर इज अ प्रॉब्लम। तो ये बताइए कि ह्यूस्टन में इस बार प्रॉब्लम रिपब्लिकन्स के लिए होने जा रही है, डेमोक्रेट्स के लिए होने जा रही है? तारीखी तौर पे ह्यूस्टन किसका साथ देता आया है?
जी सलाम सबको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ह्यूस्टन वैसे भी रेड स्टेट है क्योंकि रिपब्लिकन की स्टेट कहलाती है, तो इसमें रिपब्लिकन जीतते हैं। कभी माजी में 30 साल पहले ये डेमोक्रेट स्टेट रही होगी, लेकिन अब तो यहाँ रिपब्लिकन जीतते हैं। लेकिन यहाँ पे एक जो सीट है सेनेट की, टेड क्रूज साहब जो रिपब्लिकन सेनेटर, उनके मुकाबले पे जो है वो डेमोक्रेटिक सेनेटर हैं, उनका मुकाबला बड़ा कांटे का चल रहा है। उसमें 2 पॉइंट टेड क्रूज ऊपर ज़रूर हैं, लेकिन सबकी नज़रें लगी हुई हैं। कमाला हैरिस ने भी दौरा इसी वजह से किया था ह्यूस्टन का कि वो इस सेनेट की रेस में जो है वो भरपूर मतलब उनको सपोर्ट देना चाह रही थी अपने सेनेटर को। लेकिन बहरहाल यहाँ पे मुकामी सतह पे सूरत डिफरेंट होती है, क्योंकि यहाँ आपको पता है कि कई पाकिस्तानी माजी में भी जीतते रहे। तो जो काउंटीज़ वाइज है उसमें ज़ाहिर है कि डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो उसका यानी गलबा रहता है, और मुकामी सतह पर शेरफ हैं, कांस्टेबल्स हैं और दीगर पोस्ट हैं। इवन रियासती असम्बली के रुकन भी पाकिस्तानी मुंतखब हुए हैं कि शुगरलैंड से हुए डॉक्टर लालानी। तो इस तरह लोकल सतह पर तो डेमोक्रेटिक ही छाए रहेंगे। हो सकता है कोई एक दो अपसेट हो जाए, लेकिन जो नेशनल लेवल पे जाहिर सी बात है कि इस वक्त मेरी अभी जो रिपोर्ट गई थी लास्ट टाइम जो आपने भी दी है कि मुकाबला बराबरी की सतह पर आ गया, लेकिन ये सेटबैक है ट्रंप के लिए जो लोवा में हुआ है कि जो 10% आगे थे ट्रंप साहब, वो ज़ाहिर है कि 3% कामला हैरिस आगे चली गई। कामला हैरिस की जो पोजीशन है स्विंग स्टेट में भी बेहतर हुई है, और मेरा ख्याल है कि वो 7 में से 4 स्टेट शायद बासानी निकाल जाएं। तो लेकिन अब मसला सिर्फ ये नहीं है कि जीतेगा कौन। सबसे बड़ा मसला जो हमने भी पहले भी ब्रेक की थी खबर बोल पे ही, कि इन्होंने तैयारी कर ली है ट्रंप के। अभी दूसरी खबर मैं रिलीज़ करूंगा इस हवाले से कि ट्रंप के जो हामी ग्रुप है और जो लॉयर्स हैं उन्होंने तैयारी कर ली है कि जैसी उन्हें शिकस्त होगी वैसी वो लॉ सूट फाइल करेंगे। जैसे उन्होंने पहले 2000 में किया था, 60 से ऊपर लॉ सूट फाइल किए थे। इसी आपने देखा होगा कि ट्रंप ने जो है वो एक शक पैदा करना शुरू कर दिया है कि उन्होंने अभी लास्ट जो बयान दिया है उसमें भी ये बात कही है कि 2000 के जो 2020 के जो इलेक्शन थे वो चोरी किए गए थे। उन्होंने बोला है कि अब मुझे फिर खतरा है कि ये इलेक्शन दोबारा चोरी हो सकते हैं। तो उसके हवाले से उनके लॉयर्स ने जो है पहले से तैयारी कर ली, और यहाँ पे लॉयर भी वही है। ट्रंप साहब की जो इम्पीचमेंट हुई थी कैपिटल हिल हमले के केस में, तो उसमें भी उनका लॉयर वही था जो अब इनकी पैरवी कर रहा है, ट्रंप के हामियों की जो लॉ सूट फाइल करने की तैयारी कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अगर लॉ सूट फाइल होता है तो आप भूल जाएं कि रिजल्ट फिर आएंगे, 1 महीना भी लग सकता है। फिर क्या नया बहरान पैदा हो जाएगा। ये बड़ा मसला है इस वक्त। सबसे ज्यादा टेंस जो है ना, इवन अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट वो भी इस बात पे परेशान है। लेकिन अभी जाहिर है कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। तो जो मुसलमान वोट तो दे रहे हैं, ठीक है, इज ओके फाइन कि आप कामला हैरिस की जो पॉलिसी थी, बाइडेन इंतजामिया की जो पॉलिसी थी मशरिक़ वस्ता पे, मुतनाज़ा थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे ज्यादा जो टूर है वो तो रिपब्लिकन जो कांग्रेस सेनेटर है वो करते हैं इसराइल के, और डेमोक्रेट नहीं करते हैं। तो सबसे ज्यादा करीब तो रिपब्लिकन है, और डोनाल्ड ट्रंप को सब वोट तो दे रहे हैं, लेकिन आपको उसका हिडन एजेंडा जब सामने आएगा तो फिर आपको कहीं पछतावा ना हो। मतलब मैं ये बात बता रहा हूँ, हो सकता है मैं कुछ आगे चल के कुछ चीजें डिस्क्लोज भी कर दूं। जो उनका एजेंडा है बहैसियत सदर वो बहुत खतरनाक है। ऑल राइट, ये आपने बड़ी अहम बात बताई कि जीतें या ना जीतें, लेकिन उन्होंने इस वक्त पहले से तैयारी कवर एक रखा हुआ है लॉ सूट्स की सूरत में, और जैसा कि पहले भी ट्रंप कर चुके थे। बट अगेन वो उनके कितने काम आई थी और ये इनके कितने काम आएगी। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि इससे फिर जो डिसाइसिव जो है चीज़ें वो डिले हो सके। अच्छा कौसर, अब ज़रा ये देयर आर मैनी इश्यूज जिस पे इस बार का इलेक्शन लड़ा जा रहा है। अब पता नहीं कि जो बाइडन का हट जाना वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगा कमला के लिए या नहीं। बट फ्रॉम गजा टू हेल्थ केयर टू एबॉर्शन टू इमिग्रेशन, बहुत सारे इश्यूज हैं। लेट्स टॉक अबाउट द पाकिस्तानी कम्युनिटी एंड पाकिस्तान एज अ कंट्री एट लार्ज। कौन सा जो उम्मीदवार है वो हम पाकिस्तान अपने लिए बेहतर समझेगा? ऑब्वियसली वो अपने हिसाब से ही चलेंगे, वो अपनी जो उनकी इंटरनेशनल चीज़ें हैं उनके हिसाब से ही चलेंगे। लेकिन पाकिस्तानी वहाँ पे रहते हुए जो पाकिस्तानी हैं उनका झुकाव आपको किसकी तरफ ज़्यादा नज़र आ रहा है? और फिर ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान एज अ कंट्री कौन सा वाला लीडर फेवरेबल रहेगा? बहुत अच्छा ये आपने क्वेश्चन किया है। यहाँ पे जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उसका जो वोटर जो रजिस्टर्ड वोटर है वो 7 लाख से 1 मिलियन के बराबर है, करीब है अमेरिका में।
तो जो मुख्तलिफ पूरे अमेरिका में वो डिवाइड के मुकाबले में जब आप दूसरी कौमों को देखते हैं एज ए मुस्लिम तो 40 मिलियन से तकरीबन करीब वोटर्स हैं। पाकिस्तान के वोट 1 मिलियन के करीब जो रजिस्टर्ड वोटर है वो अमेरिका में है। इनकी कलेक्टिव एफर्ट्स जो पाकिस्तानी कम्युनिटी की बिल्कुल नहीं है। और जब आप देखते हैं दूसरी कौमों के मुकाबले में इंडिया के जो लोग हैं वो पूरा प्रॉपर जो है वो अपने ईस्ट से वेस्ट तक उनके 5 मिलियन से ज़्यादा उनके वोट है रजिस्टर्ड, या लगभग 5 मिलियन है अमेरिका में। उनका जो एजेंडा है वो एक ईस्ट से वेस्ट तक एक है, वो है इंडिया। जबकि पाकिस्तानी जो है वो अपने जो बैक होम पार्टीज है उनमें बटे हुए हैं। इंडिविजुअली हमारे पाकिस्तानी बहुत करीब है, कोई बाइडेन के करीब है, कोई ट्रम्प के करीब है, पैसे भी देते हैं, लेकिन कोई कलेक्टिव एफर्ट है जो सिवाय पिछले कोई ये दौर में गुज़श्ता 2-3 माह में जब कांग्रेस से वो पाकिस्तान के बारे में वो हुई हियरिंग हुई, उसके बाद एक करारदाद पास हुई, यूएनओ से हुई, वो कलेक्टिव एफर्ट्स नज़र आई हैं। लेकिन मजमूई तौर पर हमारे आज जितने भी देख लें जो एडवाइज़र बने हुए हैं बाइडेन के, उनका क्या एक भी उन्होंने कोई भी पाकिस्तान के बारे में या पाकिस्तान के लिए बाइडेन से कोई किसी किस्म का भी कोई फेवर, कोई कॉल, कोई राब्ता नहीं हो सका। इसका आप देखें कि जो इंडियन है वो वाइट हाउस में 55 के करीब उनकी अपॉइंटमेंट्स हैं मुख्तलिफ शोबों में, और पाकिस्तानी जो है वो वाइट हाउस में बाइडेन के इर्द गिर्द वो 3 या 4 है। बाकी जो हमारे कम्युनिटी लीडर जो अपने आप को शो करते हैं कि जी हम उसके करीब हैं हम, और एक जो जैली बनते हैं मुशीर, यहाँ पे कोई ट्रम्प का मुशीर है जैली, किसी किस्म का कोई वो नहीं है। हमारी कम्युनिटी बटी हुई है तादाद के, और उसी का फिर फॉल आउट भी ऑब्वियसली हम पे होता है कौसर साहब। अच्छा, आपका फिल वक्त शुक्रिया, बट दिन भर हम आपको इंशाल्लाह एंगेज भी रखेंगे। कौसर जावेद आप डीसी से हमारे साथ मौजूद थे, कामरान आपसे भी हम रब्ता रखेंगे, बिकॉज आज का पूरा दिन ही आप ना सिर्फ हमारे शो में बल्कि चैनल पे भी इस तरह की ट्रांसमिशंस यूएस इलेक्शंस की आप देखते रहेंगे, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन है और दुनिया का सबसे पावरफुल लीडर चुनने के लिए जा रहा है। 5 तारीख है और उसको इंतखाबात होने जा रहे हैं। अभी हम शो में एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार हाजिर होंगे तो आपसे मज़ीद गुफ्तगू भी जारी रहेगी। किन से आपकी मुलाकात करवाएंगे और क्या क्या अपडेट्स होंगी, इसके लिए आपको ब्रेक लेना पड़ेगा। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है, और कराची उरूसुल बलाद जो अपनी रोशनियों की वजह से जाना जाता था, गो के इसकी रोशनियां मांद ज़रूर पड़ी, लेकिन फिर हुआ ये कि कराची के ही कुछ लोग उठे और उन्होंने इस बात की कोशिश की कि चलिए क्यों ना इस शहर उरूसुल बलाद को एक बार फिर दुल्हनों की तरह सजाया जाए। तो कराची में जारी रहा वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल, 40 से ज़्यादा ममालिक के वफूद यहाँ पर आए। ये सकाफती मेला जो सजाया गया, मुल्की और गैर मुल्की फ़नकारों ने खूब रंग जमाए। गैर मुल्की फ़नकारों से हम आपकी मुलाकात अपने शो पे करवाते रहे और आपको बताते रहे कि कल्चरल एक्सचेंज कितना ज़्यादा ज़रूरी और कितना ज़बरदस्त होता है। अब आखिरी दिन हमारी साथी एंकर सोनिया वहाँ गई, उन्होंने वहाँ पे किन किन से गुफ्तगू की, क्या क्या देखा, लोगों के तासुरात क्या थे, दिखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सोनिया, मैं मौजूद हूँ आर्ट्स काउंसिल के वर्ल्ड कल्चर इवेंट में। आज आखिरी दिन है इस इवेंट का। सबसे पहले तो बहुत मुबारक हो, आज आखिरी दिन है इस इवेंट का। कैसा गुजरा ये इवेंट? 30 दिन का फेस्टिवल है, दुनिया की तारीख में कभी इतना बड़ा फेस्टिवल नहीं हुआ, ना हिंदुस्तान में, ना अमेरिका में, ना बरतानिया में। तो पाकिस्तान जिसे ये कहते हैं दहशतगर्द है, एक्सट्रीमिस्ट हैं, पाकिस्तान इस फेस्टिवल के ज़रिए दुनिया के सकाफती नक्शे में पहले नंबर पे आ गया। 44 मुल्कों से 300 आर्टिस्ट, पाकिस्तान के 450 आर्टिस्ट, और मुसलसल हम टॉप ट्रेंड रहे। मैं बोल का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि 2-2, 3-3 रिपोर्टें चलाई हैं। सारे मीडिया ने 150 मुल्कों में फैलाया है और हमारा असली चेहरा लोगों को दिखाया है। इस वक्त मेरे साथ अनवर मकसूद साहब मौजूद हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। उनसे जानते हैं कि ये इवेंट कैसा गुजरा और पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज पूरी दुनिया में देने के लिए ये इवेंट कितना अहम साबित हुआ। अस्सलाम वालेकुम सर। जीती रहिए। यकीन नहीं आ रहा है कि इस तरह का कोई इवेंट पाकिस्तान में हो सकता है। 44 कंट्रीज़ के परफॉर्मर्स आए
और 38 डेज एक नेशनल एंड इंटरनेशनल आर्टिस्ट। हाँ, अबाउट 279 परफॉर्मर्स, और वो रहे और जाते वक्त रोते हुए गए कि और रहना चाह रहे हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात है। तो पाकिस्तान का नाम जितना आपको पता है कि बड़ा नेगेटिव तौर पर लिया जाता है, लेकिन इस इवेंट के थ्रू बड़ा ही सॉफ्ट इमेज पाकिस्तान का गया है। आपको लगता है ये इवेंट्स ऑन एंड ऑफ होते रहने चाहिए? इतना बड़े इवेंट बार बार नहीं होते, 2 साल बाद 3 साल बाद होना चाहिए, मगर अंदाज़ा हो गया कि बाहर वाले आके यहाँ खुश हो। मेरे साथ इसने अख्तर चनाज साहब जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, ही इज़ फ्रॉम बलोचिस्तान। कैसा रहा ये इवेंट आपका? मैं तो सबसे पहले आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ, खसूसी कराची के मेहमान नवाजी को मेरी तरफ से सलाम है। अल्लाह पाक करे हमेशा इसी तरह खुशियाँ ही खुशियाँ हों हर जानिब। बहुत बहुत शुक्रिया। इस इवेंट को कैसा देखते हैं आप? ऐसे इवेंट्स होने चाहिए पाकिस्तान में? बहुत ज़रूरी है बाबा, बहुत उदासियाँ फैली हुई हैं ना बाबा, इनको ख़त्म करना है ना हम लोगों ने। तो अहमद शाह साहब को, उनकी टीम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद, और इस किस्म की महफिल होनी चाहिए। तो मेरे साथ मौजूद हैं इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं वो। मेरे पीछे साउंड बहुत तेज़ है, I'm sorry मुझे आवाज़ नहीं आ रही है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है इजिप्शियन आर्टिस्ट जो कि थिएटर्स परफॉर्म करते हैं, थिएटर्स सिखाते हैं बाकायदा। मोहम्मद अल-सावी उनका नाम है, उनसे बात करते हैं। हेलो एंड कांग्रेचुलेशंस बाय द वे। Thank you so much. Thank you so much. How's Karachi treating you? Beautiful. And how's the experience in this event? Amazing. Like, I mean, I don't believe that we have all these people from all these countries, like more than 45 countries. Amazing. Like, I mean, I enjoyed myself. Did you perform something? Yes, I performed. What kind of play, like a theater. a theater? So you perform theater? Yes. Or you teach theater? I teach theater, I do theater, and I do some music also. Wow, that's great, that's great. So ये हम आपने देखा इस प्लेटफॉर्म पे नेशनल इंटरनेशनल दोनों आर्टिस्ट मौजूद हैं। किसी ने थिएटर प्ले किया, किसी ने फाइन आर्ट्स दिखाया, किसी ने अपने परफॉर्मेंसेस के जौहर दिखाए, किसी ने गाने गाए, किसी ने डांस परफॉर्मेंस की। सो यही इस इवेंट की प्रॉपर खूबसूरती है। मदन जो हमारे शो में आ चुके हैं ऑलरेडी, और क्या गाना गाया था। उनके हाथ में एक अवार्ड भी आप देख सकते हैं, उनको एक अवार्ड से भी नवाजा गया है इस वक्त। मदन गोपाल, जबरदस्त, कांग्रेचुलेशंस फॉर दिस अवार्ड। थैंक यू सो मच आर्ट काउंसिल का और अमित शाह साहब का, नेपाल की तरफ से और मेरे व्यक्तिगत तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। सो व्यूअर्स, आज हम मौजूद हैं आर्ट्स काउंसिल कराची में, जहां पर 38 डेज़ के लिए ये एक फेस्टिवल हो रहा था, जिसमें तकरीबन 500 आर्टिस्ट जो थे वो पार्टिसिपेट कर चुके हैं। ये आखिरी परफॉर्मेंस है इस शो की, इसके बाद ये इवेंट ख़त्म हो जाएगा। पाकिस्तान का क्या सॉफ्ट इमेज हमने दुनिया को दिखाया है, जो पाकिस्तान के बारे में इतनी नेगेटिविटी सुनने को देखने को मिल रही थी, वो अब इस इवेंट के थ्रू बहुत ही पॉजिटिवली माशरे में, ओवरऑल वर्ल्ड में हमारा इम्पैक्ट गया है। नेशनल हमारे अपने आर्टिस्ट, इंटरनेशनल आर्टिस्ट इस पर परफॉर्म कर चुके हैं। सिर्फ थिएटर ही नहीं था, फन पारों की नुमाइश भी थी, डिफरेंट काइंड ऑफ डांसेस भी थे, और बहुत सारी तरह का म्यूज़िक जो था वो परफॉर्म किया गया। एंड आई एम ग्लैड कि हमारे प्लेटफॉर्म से भी ये जो पूरा फेस्टिवल है ये आप लोगों को दिखाया गया। हमारे अपने शो में भी बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल आर्टिस्ट आते रहे हैं। सो अब मेरी तरफ से खुदा हाफिज़, आप ये इवेंट एंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफिज़। कराची तेरी रौनकें सलामत रहें, और मुल्क के खुदादाद पाकिस्तान तेरी रौनकें भी यूं ही शादो आबाद रहें। अहमद शाह का स्पेशल शुक्रिया, जिन्होंने 1-2 नहीं 40 ममालिक के वफूद फ्राम रशिया, श्रीलंका टू उज़्बेकिस्तान टू किर्गिज़स्तान, और कौन कौन से ममालिक थे, अफ्रीकन नेशंस थे, एशियन नेशंस थे, यूरोपियन नेशंस थे, और जब वो पाकिस्तान आए और अब जब वो अपने घर जाएंगे और सबको बताएंगे कि पाकिस्तान कितना खूबसूरत, कराची कितना पुरौनक शहर है, तो सोचिए क्या ज़बरदस्त रिपोर्ट हमारी जाएगी। इसी के साथ हम ब्रेक लेते हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस।
चलिए, खेल के मैदान से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे ऐसे पाकिस्तानी नौजवानों से जिन्होंने मिक्स मार्शल आर्ट्स में बेपनाह कामयाबियां अपने नाम की, पाकिस्तान का नाम मजीद बुलंद करने में अपना किरदार अदा किया है। लेकिन मसाइल क्या क्या हैं, सहूलियात क्या क्या हैं, आगा खलीम और उनके साथ मौजूद है राबिया, जिन्होंने अभी हालिया दिनों में किर्गिस्तान में होने वाले MMA चैंपियन में पाकिस्तान के लिए नुमाइंदगी की है और इन्होंने मेडल्स जीते हैं, और एक नहीं कई अनेक। अब मैं चाहूँगा कि हम देखें कि कितने मेडल्स और कितने बेल्ट्स हैं, लेकिन अब सिचुएशन है क्या। चलिए पहले स्टोरी जानते हैं। आगा कलीम, अस्सलाम वालेकुम आपको, और राबिया आपको भी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आगाज़ करते हैं कलीम भाई से, बताइए कैसे रही चैंपियनशिप, किन किन को हराया? अल्हम्दुलिल्लाह चैंपियनशिप बहुत अच्छी रही। मेरी पहली फाइट थी वो कजाकिस्तान के साथ थी, वो मुझसे 10 kg ऊपर था, क्योंकि फाइट में ये होता है कि आपको वेट टू वेट फाइट होती है, बट यहाँ पर जुदा इन्होंने कहा कि आपकी एज बड़ी है तो हम आपको उस लिहाज से ऊपर कैटेगरी में डालेंगे, तो 10 kg ऊपर की लड़वाया मुझे। मेरी पहली फाइट थी वो कजाकिस्तान के साथ थी, उसको अल्हम्दुलिल्लाह मैं तीसरा में नॉकआउट कर दिया। सेकंड में मेरी फाइट किर्गिस्तान के साथ थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने इवेंट की बाय आर्म बार। और थर्ड जो मेरी फाइट थी मेरे एल्बो बार आ गया था और ये फ्रैक्चर हो गया था, बिल्कुल भी एल शेप में गया हुआ, फ्रैक्चर हो गया, तो इसी वजह से मैं तीसरी फाइट नहीं खेल पाया, तो इसकी वजह से जो है ना मैं ब्रॉन्ज मेडल हुआ। और इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2 टाइम वर्ल्ड मुआई थाई चैंपियन हूँ, जो थाईलैंड के शहर बैंकॉक में हुई थी, जहाँ में 40+ कंट्रीज आई हुई थी। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके अलावा मैं 1 टाइम एशियन चैंपियन हूँ, 4 टाइम इंटरनेशनल चैंपियन हूँ, उसके अलावा 10 टाइम ऑल सिंध ऑल कराची, इसके अलावा 2 टाइम नेशनल चैंपियन। अल्हम्दुलिल्लाह तादाद मेडल पाकिस्तान के नाम की है, मगर वो कहते हैं कि अब तक वो सपोर्ट नहीं मिली जो हुकूमत की तरफ से मिलनी चाहिए। अभी तक हम लोग दर बदर आगे पीछे घूम रहे हैं, मिक्स वो जॉब नहीं मिली कि मैं एक अच्छी जॉब मिल जाए ताकि इसको जारी रह सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरी नेक्स्ट महीने इवेंट आ रहे हैं, वो है रशिया में MMA की चैंपियनशिप है। उसके बाद फिर मेरी एक और चैंपियनशिप आ रही है, वो थाईलैंड बैंकॉक में जो है वर्ल्ड चैंपियनशिप है। इंशाअल्लाह मैं फर्स्ट पाकिस्तानी बनूंगा जब मैं इंशाअल्लाह 3rd टाइम विन करूंगा। इससे पहले किसी पाकिस्तानी ने मतलब ये विन नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भरपूर तैयारी कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ जारी है, और इंशाअल्लाह मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ इंशाअल्लाह। आप बताइए कि कैसे रही आपकी चैंपियनशिप, कैसा रहा आपका सफ़र, कैसे आप गई, सारी चीज़ें हमें बताइए। स्टार्टिंग में तो सफ़र हमारा बहुत मुश्किल रहा, क्योंकि पहले तो हमारा वीज़ा कंफर्म नहीं हो रहा था, इसकी वजह से रात को हम देर रात तक एम्बेसी के बाहर बैठे रहे। बहुत मुश्किलात के बाद हमें हमारा वीज़ा मिला। पहले तो उम्मीद नहीं थी, लेकिन अचानक वो एक मौजूदा हो गया, फिर हमें वीज़ा मिला और हमें बहुत मुश्किलात के बाद जो है वो कजाकिस्तान हम गए। वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फ़ाइट की, पहली फ़ाइट विन की, और सेकंड फ़ाइट में जो है मैं ग्रिप हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे टैप करना पड़ गया, और मैंने पाकिस्तान के लिए ब्रॉन्ज मेडल लाया। इंशाल्लाह नेक्स्ट इवेंट पे मैं पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लाऊंगी। और बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा वहाँ पे। दरअसल हमें यहाँ से बताया गया था कि वहाँ पे आपको रिहाइश मिलेगी, स्टे मिलेगा, मतलब एक प्लेयर की जितनी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, लेकिन हमें वहाँ पे इस तरह कुछ मिला नहीं। इतना पास अमाउंट नहीं था हमारे, कोई सपोर्ट नहीं थी, तो हमें वहाँ पे जो है काफ़ी दिन भूखा भी रहना पड़ा, काफ़ी दिन हमारे पास खाना नहीं था। और एक प्लेयर के लिए जब वो भूखा रहेगा तो अपनी फ़ाइट कैसे करेगा, बिकॉज कोई प्रोटीन नहीं, हमारे पास कुछ भी नहीं था। तो विदाउट इस सब चीज़ों की हमने वहाँ पे फ़ाइट की, बहुत सी मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ा। इसलिए वहाँ पे यहाँ से, और आपके पेरेंट्स जो है मेरे फादर कारपेंटर हैं, और वो मेहनत मजदूरी करके मुझे आगे वो चाहते हैं कि मेरी बेटी एक लेवल पे जाए, वो बने, पाकिस्तान के लिए कुछ बने, अपने लिए कुछ बने, अपना फ्यूचर जो है वो बनाए, और ये सारी अचीवमेंट वो मेरे लिए करते हैं। और मेरी ममा हाउसवाइफ हैं, साथ में टेलर भी हैं, जो कि दोनों मेरे लिए बहुत सारी मेहनत करते हैं, और ताकि वो चाहते हैं कि उनकी बेटी है वो भी मतलब बाकी लड़कियों की तरह घर पे ना बैठे। गई तो सारा अमाउंट कैसे, सारा सब कुछ? बिल्कुल मेरे फादर ने कुछ किया और थोड़े बहुत उन्होंने मिलाए, और मेरे स्पॉन्सर हैं जिन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया, जिनमें एहसन अहमद भाई हैं, ख्वाजा अकील हैं, वलीद भाई हैं, और हमारे रिलेटिव हैं शराफत अब्बासी, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और उनकी सपोर्ट की वजह से मैं बाहर जा सकती थी, वरना मैं मुश्किल था जाना। एब्सोल्युटली। तो आपने देखा कि कितनी ज़्यादा स्ट्रेस में हमारे खिलाड़ी, द प्रॉब्लम इज़ कि कितने स्ट्रेस में हमारे खिलाड़ी जाते हैं इंटरनेशनल मुकाबलों में खेलने के लिए, और एक ऐसे मुकाबले में कि जहाँ पे पूरी दुनिया आ रही है, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा एक एथलीट के लिए, चाहे वो हॉकी प्लेयर हो, चाहे MMA फाइटर हो, उसके लिए डाइट, उसके लिए तमाम स्पॉन्सर्स, उससे भी बढ़ के उसका जहनी सुकून जो है बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। जब ये सारी चीज़ें नहीं होती, उसके बावजूद ये बेल्ट्स, ये मेडल्स इतने सारे होते हैं, तो उसके बाद हमारे पास क्या उज़्र रह जाता है कि हम इनको हाईलाइट ना करें। आगे आपका बहुत शुक्रिया, राबी आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अभी मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ, उसके बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस।
एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और उम्मीद करते हैं कि आपका दिन का आगाज़ बहुत अच्छा हुआ होगा। बाय द वे खातीन हज़रात, हमें बहुत से लोगों ने कहा कि आपको फिल्म रिव्यूज़ करने चाहिए, तो हमने कहा कि चलिए आज हम फिल्म रिव्यू करते हैं। और दुनिया की जो टॉप मोस्ट ड्राउनी फिल्में हैं उनमें से नंबर 3 पे कॉन्जरिंग, नंबर 2 पे द नन और नंबर 1 पे इस वक्त पाकिस्तान बमुकाबला ऑस्ट्रेलिया पहला वनडे जारी है। सबसे हॉरिफाइंग किस्म की सिचुएशन इस वक्त मौजूद है वहाँ पे, और 4 खिलाड़ी हमारे आउट हो चुके हैं। और जिस तरह हम आउट हो रहे हैं, उम्मीद यही है कि शायद 30, 35, 40 ओवर तक पूरी टीम ने मर जाएगी, क्योंकि 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं हमारे टॉप 4 बैट्समैन 72 रन्स पे। और इस वक्त साइम अयूब वापस जा चुके हैं, अब्दुल्ला शफीक वापस जा चुके हैं, बाबर आजम जा चुके हैं, और इस वक्त क्रीज पे रिजवान और सलमान अली आगा, दोनों नए नवेले कप्तान और नायब कप्तान इस वक्त क्रीज पे मौजूद हैं। दोनों नए नवेले भारी जिम्मेदारी वाले जो हमारे नए हमने डिप्यूट किए हैं कैप्टन एंड वाइस कैप्टन, उस पर बहुत भारी जिम्मेदारी आयद होती है। तो देखते हैं कि ये हॉरर फिल्म जो है वो पाकिस्तान के लिए इसी तरह हॉरर फिल्म ही चलती रहेगी या फिर कुछ अच्छा कर पाएंगे। एक अच्छा आगाज नहीं हुआ है पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया के टूर पे। ऑलराइट, एक बार फिर हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े इंतखाबात की। अमेरिका का सदारती इंतखाब ये होने जा रहा है कल। करोड़ों अमरीकियों ने इलेक्शन से 2 रोज़ कबल ही अपना वोट कास्ट किया है और अब तक 7 करोड़ 50 लाख वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर चुके हैं। अमरीकी इंतखाबात में वोटर्स को इलेक्शन के दिन से कबल ही वोट डालने की इजाज़त होती है। हर रियासत में कबल अज़ वक्त वोट कास्ट जो देने का तरीक़ाकार वहाँ की मकामी हुकूमत तय करती है। ये तरीक़ाकार दूसरी रियासत से मुख्तलिफ भी हो सकता है। दूसरी तरफ अब पाकिस्तान में यह बहस छिड़ गई है कि अमरीकी सदारती इलेक्शन में कौन से उम्मीदवार की फतह पाकिस्तान में सियासी तब्दीलियों का बायस बन सकती है। ये यूँ कह लें कि अमरीकी इलेक्शन पाकिस्तानी सियासत पर भी असरअंदाज होते ही हैं, और इस पे हम मज़ीद बात भी करेंगे कि पाकिस्तान में क्या रपकाश होने वाला है। और न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि खित्ते की सियासत इस बार बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल हो गई है। ख़ास तौर पे साल भर से जारी जो इसराइली बर्बरियत है गाज़ा पे, उस पर ट्रंप और कमला का क्या स्टांस रहा है। ख़ास तौर पर कमला हैरिस और उनके जो रफ़का हैं उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि गालिबन उन्होंने अपने इस नैरेटिव को ठीक तरीके से पेश नहीं किया है। साबिक सफ़ीर अली सरवर नकवी साहब आज हमारे साथ शो में मौजूद हैं, हम उनको वेलकम करते हैं। अली साहब, सबसे पहले तो सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अमेरिका के इंतखाबात, और ऐसे में हम इस पे नज़र डाले हुए हैं कि पाकिस्तान के लिए कौन सा लीडर फेवरेबल रहेगा। ऑल्दो कि वो तो जाहिर सी बात है वो अपनी जो खारजा पॉलिसी है, जो उनकी लाइन है, उसी पे चलते हैं। बट अगर एक लेमैन के तौर पे पूछा जाए कि पाकिस्तान को ट्रंप या कमला कौन सा ज़्यादा लीडर सूट करेगा, तो आप क्या कहेंगे? बात यह है कि पाकिस्तान को बराह रास्त यानी डायरेक्टली पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अमेरिका का कौन प्रेसिडेंट होता है। अमेरिकन पॉलिसी स्टैंडर्ड पॉलिसी होती है। उनके स्टेट डिपार्टमेंट, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और मुख्तलिफ और महकमों की, पेंटागन की, वो एक ही तरह की चल रही होती है और पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर्स में वो कोई कमेंट नहीं करते हैं। 2 बातें। अब उसके बावजूद अगर पूछा जाए कि भाई कौन कैंडिडेट हमारे लिए अच्छा है, तो मुझे तो लगता है कि कमला हैरिस की वही पॉलिसी होगी जो बाइडेन की थी, तो कोई खास तब्दीली नहीं आएगी। जहां तक ट्रंप है, वो उसकी जो सोच है वो भी भारत की तरफ बहुत मायल है वो, और मोदी से उसके खास ताल्लुकात हैं, तो वो भी मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की तरफ कोई बेहतरी आएगी। तो मैं तो समझता हूँ कि लेसर ऑफ द 2 इवल्स जिसको कहते हैं, oh yes, लेसर ऑफ द 2 इवल्स में मैं समझता हूँ कि मैं ट्रंप के लिए की तरफ ऑप्ट करूंगा। ओके। अच्छा, ये तो चले हमने पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से बात के लिए साहब, लेकिन अगर इस बार बात करें यूएस इलेक्शंस में हमेशा से ओबामा के टाइम पे एफपैक पॉलिसी, उसके बाद हेल्थ केयर सिस्टम, राइट नाउ अबॉर्शन सिस्टम जो इस वक्त अमेरिका में सबसे ज़्यादा है, तो इस वक्त सबसे ज़्यादा हॉट इश्यूज़ तो यूएस इलेक्शंस के हैं। बट जो पिछले 1 साल से इसराइल ने गज़ा के साथ किया, एंड नाउ ईरानियन इशू एज वेल, ये वाली इस चीज़ को आप क्या समझते हैं कि किस लीडर ने
सबसे ज़्यादा एड्रेस किया है अपने अपने प्रेसिडेंशियल जो है वो इलेक्शन की कैंडिडेटशन इलेक्शन कैंपेन में? यस, कैंपेन में। मतलब दोनों लीडर्स ने गाजा के मुतालिक इजराइल की हिमायत की है और उनकी वो पोजीशन को कि वो अपने को डिफेंड करेगा और कर रहा है। और फलस्तीनियों के बारे में ये कि भाई बहुत आम शहरियों की तबाही हो रही है, उनको उनका कत्ल हो रहा है, उनके साथ हर किस्म की ज्यादती हो रही है। तो ये एक पोजीशन हम दोनों कैंडिडेट्स ने रखी है। तो मैं समझता हूँ कि एक तो पोजीशन कोई खास फर्क नहीं है, मगर अगर कोई एक कैंडिडेट उस मसले को हल करने की कोशिश करेगा तो उसमें ट्रम्प ज्यादा लाइकली है कि वो मसले का सोल्यूशन निकाले बजाय कमला हैरिस के। ऑल राइट। और साथ में अली साहब एक चीज़ ये भी कि ये साल इलेक्शन का साल रहा है पूरी दुनिया में। हमने देखा कि राइट फ्रॉम बांग्लादेश नाउ टू यूएसए इलेक्शंस हुए हैं, अब पाकिस्तान में भी इलेक्शंस हुए, भारत में भी इलेक्शंस हुए हैं। कैसे आप देख रहे हैं अब आगे आने वाले वक्त को, क्योंकि ऑब्वियसली जो भी वाइट हाउस में आएगा उसने बहुत बड़े बड़े फैसले करने होंगे और गालिबन इजराइल भी जो है वो भी इस वजह से भी इतना खुले हाथ उसने ये सारी कार्रवाई, क्योंकि गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हो गई थी। जो बाइडन है नहीं है, फिर जो बाइडन एक कमज़ोर जो है वो कैंडिडेट के तौर पे सामने आए, फिर वो बाहर चले गए, फिर कमला हैरिस आई। तो देयर इज़ बिन अप्स एंड डाउन्स इन यूएसए, गैर यकीनी सूरत हाल रही। कितना इम्पॉर्टेंट होगा इस इशू के साथ डिसाइड करना, बिकॉज इन्होंने ऑब्वियसली जो इनका सॉफ्ट कॉर्नर है इजराइल वो तो है ही, बट एट द एंड ऑफ द डे इस चीज़ को ख़त्म होना है और वो ख़त्म गालिबन यूएस इलेक्शन के बाद और एक मुस्तकिल मकीन जो वाइट हाउस का आएगा उसके बाद ही फिर होगा। हाँ ये तो है, लेकिन देखिए ना, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई चीज अब ये यकीनी नहीं है, सर्टेन नहीं है। तो ये इस वक्त जो कुछ भी सूरत हाल बनेगी और जो नया कैंडिडेट आएगा और जो अपनी प्रेसिडेंसी संभालेगा वो उसमें नई सोच तो आएगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि अमेरिकन पॉलिसीज की कंटिन्यूटी बहुत है, वो एक तसलसल है उनका जो कि वो कंटिन्यू करता है whoever is या जो भी व्हाइट हाउस में हो। तो अभी ये देखना है। ओके। अच्छा शक्ल तैयार करता है। अच्छा अली साहब, क्योंकि आप साबिक सफ़ीर हैं और आपकी बैनुल-अक़वामी उमूर पे नज़र है, एक सवाल मेरा ये हो सकता है कि ये अगेंस्ट द फ्लो ऑफ द रिवर हो, बट एक वक्त था कि जिस वक्त अमेरिका समेत पूरी दुनिया जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसकी नज़र हमारे खित्ते पे थी, क्योंकि जिस वक्त एफपैक पॉलिसी वाला टाइम था, जिस वक्त अमेरिकी फ़ौज यहाँ पे थी, उसके डायरेक्ट लिंक था पाकिस्तान से, उसका डायरेक्ट कनेक्शन था। इसीलिए उस अदवार में जो इलेक्शंस हुए उसमें बहुत ज़्यादा इस रीजन की अहमियत भी थी। नाउ आफ्टर द विड्रॉल ऑफ द यूएस फोर्सेस, आपको लगता है कि पाकिस्तान उतनी ज़्यादा कंसिडरेशन में रहेगा जब इन इलेक्शंस की बात आएगी? हाँ देखिए, एक तो आपने जो इलेक्शंस की बात की है, हाँ वो बहुत से इलेक्शंस हैं इस साल, कुछ 40 मुल्कों में इलेक्शंस हुए हैं, तो दुनिया में बहुत सी तब्दीली उस वजह से भी हो सकती है। दूसरी बात यह है कि यहाँ के जो खित्ते की अहमियत है वो पहले ज्यादा थी और अब कम है, लेकिन ये खित्ता बहुत अहम इसलिए है कि यहाँ पे जो न्यूक्लियर पावर्स हैं, 4 दुनिया की एटमी ताकतें इस खित्ते में पाई जाती हैं, रूस, चीन, भारत और पाकिस्तान। और यहाँ पे सिचुएशन वॉलेटाइल है, मिडल ईस्ट में गड़बड़ है, और ईरान का इजराइल से अदावत है उसकी सख्त, और इजराइल की भी ईरान की तरफ वही रुझान है। तो मिडल ईस्ट में डिस्टर्बेंस है। अफगानिस्तान अभी तक सेटल डाउन नहीं हुआ है, उसके बारे में उनके यहाँ बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं।
तो मैं समझता हूँ कि अहमियत पाकिस्तान की तो है, लेकिन चीन से अमेरिका की अदावत, सख्त लड़ाई है, तो एक तरह से राइवलरी है, कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है, मगर उन दोनों में बड़ा तनाव है। तो ये खिते की अहमियत तो रहेगी और है, लेकिन वो अहमियत नहीं है जो कि ओबामा के ज़माने में जो आज जिसका कर रहे हैं, तो गैप टैग के ज़माने का, और उस वजह से कि अमेरिका में वहाँ पे अमेरिका के फोर्सेज यहाँ पे थे इतने नंबर्स की, तो वो सबसे कंसंट्रेशन होती है अमेरिका के लिए। और नकवी साहब, हम सबको पता है कि ट्रम्प जो है इज एन आउटस्पोकन पर्सनालिटी। वो कोई ले तो लाल से काम नहीं लेते और कोई जो है वो ही डजंट होल्ड्स हिज हॉर्सेस बैक। वो जिस तरीके से आके अपने मुखालिफ पे वार करते हैं। कमला हैरिस आउटस्पोकन के अलावा वो अनप्रेडिक्टेबल है, यानी उसका कोई कह नहीं सकता कि वो ये करेगा, क्योंकि उसकी सोच जो है वो हर वक्त बदलती रहती है। तो वो एक नया फैक्टर, एक नया वेरिएबल आ जाए पॉलिटिक्स में कि ट्रम्प क्या सोच रहा है, क्या कहेगा और क्या करेगा, तो वो भी अभी एब्सोल्युटली। हाँ, और क्योंकि नकवी साहब हमने देखा कि सिर्फ इस इलेक्शन के करीब नहीं, लेकिन उससे ग़ालिबन महीना पहले या 1.5 महीना पहले, वो आपको याद होगा, वो एक रैली में खिताब कर रहे थे, तो एक फायर भी हो गया और देन बड़ी एक ड्रामाई सूरत हाल, जिस तरह हम अमेरिकी मूवीज़ में देखते हैं, उस तरह की सूरत हाल पैदा हो गई। नाउ ऑल विद दिस ऑरा ऑफ ट्रम्प और जो कुछ हुआ और सारे उनके इर्द गिर्द, कमला हैरिस जो एक रिप्लेसमेंट कैंडिडेट के तौर पे सामने आई, एज अ वुमेन सामने आई, और आपको क्या लगता है कि कमला ने अब तक की तमाम तर एक्टिविटीज़ में ट्रंप को कितनी ज़्यादा टक्कर दी है? साथ में ये भी कि फीमेल वोट भी उनके साथ और ये सारी चीज़ें, तो आपको ट्रंप की पर्सनैलिटी के वर्सेस कमला की पर्सनैलिटी अब तक की कैसी लगी? देखिए, कमला की पर्सनालिटी, कमला हैरिस इज अच्छी है और वो काफी इम्प्रेशन अच्छा क्रिएट कर रही है, लेकिन इसमें जो उनकी सपोर्ट लेवल है वो इसलिए है कि डेमोक्रेटिक पार्टी की कैंडिडेट है। पार्टी मशीनरी जो होती है, जिसको कहते हैं, वो वहाँ बड़ी स्ट्रांग होती है। तो कमला हैरिस इज बीइंग प्रॉप्ड अप बाय द पार्टी मशीन, तो वो भी एक फैक्टर है। मगर ये कि उनकी पर्सनालिटी ऐसी नहीं है कि वो डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करें। वो एक ऐसी कैंडिडेट हैं, ऐसी उम्मीदवार हैं जिसको उनकी पार्टी आसानी से सेल कर सकती है, प्रोजेक्ट कर सकती है। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया। अली सरवर नकवी साहब, साबिक सफ़ीर, हमारे साथ मौजूद थे। और फोकस है इस वक्त 7 समंदर पार अमेरिका में, अब कौन सी जो स्टेट है वो रेड होगी या ब्लू होगी, और सबसे ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं वो स्विंग स्टेट्स के जिनका कुछ पता नहीं होता। लेट्स सी कि ट्रम्प जो है वो अपनी फायरी पर्सनालिटी के साथ कामयाब हुए हैं वोटर को बनाने के लिए, या फिर कमला हैरिस जो कि बाइडन की जगह पे आई आखिरी वक्तों में, और उन्होंने किस तरीके से तमाम तर कैंपेन की, वॉज दैट इम्पैक्टफुल, ये तो वक्त बताएगा। अभी वक्त हुआ है हमारे शो में एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है। चलिए कुछ मौसम का हाल अहवाल ले लेते हैं शायर के साथ, बेहद माजरत के साथ। कराची वालों को सर्दी का इंतज़ार, मगर सर्दी आने को नहीं है तैयार, क्योंकि शहर क़ायत में गर्मी का राज है बरकरार। ये तो शेर से 3 लाइनें हो गई, लेकिन सूरत हाल यह है कि कुछ तब्दीली सुबह के औकात में, इफ़ यू आर एन अर्ली राइजर, तो आपको कराची में थोड़ी सी तब्दीली ज़रूर मिलती है, लेकिन दिन के औकात में सूरज एक बार फिर आपको मुँह चढ़ा रहा होता है और बता रहा होता है कि अभी हम जिंदा हैं। आइंदा 24 घंटे मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। अब बालाई अजला में सर्द रहने का इम्कान है, सर्दी मज़ीद बढ़ने का इम्कान है। और लाहौर की बात करें तो लाहौर में जो फॉग है और स्मोक है, उसके कॉम्बिनेशन यानी स्मोग ने इस वक्त लाहौर को दुनिया का आलूदा तरीन शहर किया हुआ है। सुबह में तो टॉप 2 में शामिल था, अब टॉप 5 में हो गया हो।
तो हो गया हो। खैर, अब ज़रा अहम शहरों के दर्जा हरारत की बात कर लेते हैं। चलिए शहर कायद से आगाज़ करते हैं। कराची में मतला तो साफ़ है और इस वक्त मिनिमम जो है वो 22 रहने का इम्कान है, जबकि मैक्सिमम जैसे कि हमने आपको बताया कि 35 तक जा सकता है। और चलिए पड़ोस चलते हैं हैदराबाद में 26। और कराची वाले अगर आप शिकवा कर रहे हैं तो गर्मी है तो हैदराबाद से कुछ सीखिए, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 38 डिग्री तक जाने का इम्कान है। थोड़ा और अंदरून जाते हैं, मीरपुर खास की तरफ चलते हैं तो मीरपुर खास में कम से कम 25, ज़्यादा से ज़्यादा 38 रहने का इम्कान है, यानी यहाँ भी गर्मी रहेगी। और नवाब शाह में तो गर्मी इससे भी ज़्यादा रहेगी, कम से कम 23, ज़्यादा से ज़्यादा 38 डिग्री रहने का इम्कान है, यहाँ पे फील 40 तक जा सकता है। लाड़काना में 24, ज़्यादा से ज़्यादा 38 डिग्री रहने का इम्कान है, तो लाड़काना में भी गर्मी बहुत ज़्यादा है। चलिए लाड़काना से स्ट्रेट लेके चलेंगे आपको गवादर, द पोर्ट सिटी, और यहाँ पे 23 कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री रहने का इम्कान है। लेकिन गवादर में इतना फील इसलिए नहीं होता, समंदर के किनारे शहर है, ठंडी ठंडी हवा आती रहती है। ठंडी ठंडी हवा से याद आया, क्यों ना हम कोयटा चलते हैं। और कोयटा वालों के इस वक्त, कराची वाले जो हैं वो इस वक्त मुंतज़िर हैं कि कोयटा वहाँ से ठंडी हवाएं भेजे तो यहाँ भी ठंड हो जाए। कम से कम वहाँ 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 28 डिग्री रहने का इम्कान है। और बराह रास्त अब आपको लिए चलेंगे सरज़मीन औलिया यानी मुल्तान, जो कि है जलाली शहर, कम से कम दर्जा हरारत 20, ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री तक यहाँ जा सकता है। जैसे कि हमने आपको बताया कि इन दिनों जो लाहौर है उसकी कैफियत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और स्मॉग ने जो है वहाँ पे कहर मचाया हुआ है। टेम्परेचर तो कम से कम 19 से ज़्यादा 30 है। एंड इफ़ यू रोम अराउंड लाहौर इन द मिडल ऑफ द डे आपको मौसम प्लेजेंट मिलेगा, लेकिन फॉग ने और स्मॉग ने बहुत ज़्यादा इस वक्त वहाँ पे सिचुएशन ख़राब की हुई है। हमारे नुमाइंदे अफजाल अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं, हम ज़रा उनसे लाहौर की सिचुएशन ले लेते हैं। और अफजाल, ज़रा आप बताइए कि क्या सिचुएशन है इस वक्त और लाहौर में स्मॉग जो है उसकी क्या आज सिचुएशन है। ओवर टू यू अफजाल। जी बिल्कुल, लाहौर शहर में फ़ज़ाई आलूदगी कम नहीं हो सकी और यही वजह है कि महकमे माहौलियात ने एक हफ्ते के लिए नर्सरी से 5वीं तक के जो बच्चे हैं उन्हें छुट्टियां दे दी हैं। एक हफ्ते के लिए स्कूल बंद रहेंगे और आइंदा स्कूल खुलेंगे या नहीं इसका फैसला महकमे माहौलियात 9 नवंबर को करेगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो आज लाहौर शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 406 है। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का पहला नंबर है। DHA फेज़ 8 में सबसे ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स 777 देखा गया है। इसके साथ साथ सैयद मुरातब अली रोड पर 613, जबकि शिमला पहाड़ी जहां पर हुकूमत ने ग्रीन लॉकडाउन भी लगा रखा है वहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स 449 आया है। तिब्बी माहिरीन ने यही हदायत दी हैं शहरियों को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें और मास्क का इस्तेमाल भी लाजमी करें ताकि वो नाक, कान और गले की एलर्जी से महफूज रह सकें। जी बहुत शुक्रिया अफजाल, आप हमें लाहौर की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। अब इस तरह की सिचुएशन जब होती है तो बीमारियां जो है जाहिर सी बात है वो जन्म लेती हैं और ख़ास तौर पे जो अब सांस की बीमारियां हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। ख़ास तौर पे लाहौर के कुछ एरियाज़ जो कुछ पॉकेट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं वहाँ तो बहुत ही ख़राब सूरत हाल है। तो प्राइमरी स्कूल जो है वो भी एक हफ्ते के लिए बंद कर दिए गए हैं। अब ऐसे में वबाई अमराज क्या हो सकती हैं, क्या रुख इख्तियार कर सकती हैं, हमारे साथ मौजूद भी होंगे डॉक्टर राना जवाद साहब, माहिर वबाई अमराज। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। डॉक्टर साहब, हम देख रहे हैं कि वेदर तो ओवरऑल लाहौर की अगर स्पेसिफिकली बात करें इट्स बैड, चाहे अब उसका जिम्मेदार आप पड़ोस मुल्क को दें कि वहाँ से हवा चलती है तो यहाँ पे स्मॉग आ जाती है, चाहे स्टबल जलाने को आप दें, बट सिचुएशन अब हमारे सामने। अब ऐसे में इतनी स्मॉग हो, लोग कैसे बचें? सांस की बीमारी और आंखों की बीमारी इस वक्त बहुत आम हो रही हैं। जी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में इनवाइट करने का। और वाकई लाहौर शहर मेरा भी शहर है और वहाँ पे जो इस वक्त मसाइल हैं ये हम सब की हम अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। हम समझते हैं कि स्मॉग हुआ चंद महीनों के लिए, हमें प्रॉब्लम है, खांसी ज़्यादा हो रही है, हमारे गले ख़राब हो रहे हैं, आंखों से पानी बह रहा है, लेकिन स्मॉग जो है ये बड़ी ख़तरनाक एनवायरमेंटल हेल्थ इसका इम्पैक्ट है। और शायद आम लोगों को इल्म नहीं है कि तकरीबन 30% दिल की बीमारियों में इजाफा स्मॉग की वजह से हो जाता है। अमवात में 28% तक इजाफा स्मॉग की वजह से होता है। आपकी शुगर में 20% लोगों में इजाफा उसकी बीमारी का आपकी स्मॉग की वजह से होता है। फिर 14% बच्चे जो प्री टर्म हम कहते हैं, जो बच्चों की अमवात हो जाती हैं
अर्ली न्यूनेटल फेज में, उसकी वजह स्मॉग है। लंग कैंसर तो चलिए हम सोच सकते हैं क्योंकि सांस की बीमारी है तो ये लंग कैंसर करता है, लेकिन उसके साथ आज या कल एक स्टडी आई है बहुत बड़ी जिसमें ये साबित किया गया है कि इसकी वजह से इवन ब्रेस्ट कैंसर और दूसरे बहुत सारे कैंसर की भी वजह ये बनता है। तो एक तो ये गवर्नमेंट को भी और लोगों को ये समझना चाहिए कि स्मॉग एक वक्ती प्रॉब्लम नहीं है छोटा सा जिससे हमारी खांसी वासी हो जाती है, इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, तो उसको उसी तरीके के साथ हाई लेवल पे डील करना चाहिए। बाकी अब लोग इससे कैसे बचें जब इस तरह की स्मॉग है, बड़ा मुश्किल है बचना। आप लाहौर शहर में रहते हैं तो कितनी देर आप मास्क, और कौन सा मास्क पहनेंगे? मास्क जो हम पहनते हैं उसकी भी मुख्तलिफ इकसाम है, कुछ ज़्यादा इफेक्टिव हैं और वो जो ज़्यादा इफेक्टिव है उनको ज़्यादा देर पहनना बहुत मुश्किल होता है। हमें कोविड में इस बात का तजर्बा हासिल हुआ है, तो वो क्या है। लेकिन ओवरऑल जो अभी आप एहतियातें बता रहे थे वो सही हैं कि नंबर 1 पानी अपना पीने में इजाफा करिए, आउटडोर एक्सरसाइज कम से कम कर दीजिए, और अगर आउटडोर में आपने कोई फिजिकल एक्टिविटी करनी है तो वो कम से कम कर दें। एब्सोल्युटली ठीक है। और देखिए जी क्योंकि वक्त महदूद, डॉक्टर साहब हम आपको दोबारा से ज़हमत देंगे, लेकिन जैसे कि आपने कहा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जैसे कि डॉक्टर साहब भी कह रहे थे कि भाई आजकल जो सिचुएशन इस वक्त ख़ास तौर पे लाहौर में या ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मॉग है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। सुबह के औकात में जब बहुत ज़्यादा हेजीनेस होती है, अगर आपको मजबूरी है बाहर निकलना ही है तो वेयर द मास्क और पानी का इस्तेमाल जो ज़्यादा से ज़्यादा करें। आज के शो से फ़िलहाल इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल, रखिए अपना ख्याल। पाकिस्तान टीम के लिए दुआ करते रहिए, बहुत बुरे हालात। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।